वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च का महीना अब एंड हो चुका है और मार्च के महीने में क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, क्या क्या पढ़ना है हमें, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। और आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अब देखो, आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो से आपको बेनिफिट कितना हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। काफी सब बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि वीडियो पे कमेंट करो और उसका रिस्पॉन्स करो, क्योंकि क्या है ना, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा ज्यादा तो ये जो वीडियोस आपको जो डेली फ्री के मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, वो हमें बंद करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक मतलब आप इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है इस पे कमेंट और शेयर करना। और बाकी आप इसके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आप अपनी ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप इजीली हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम वो देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर पेटेंट के ऊपर बात है, इंडियन सिनेमा के ऊपर है, आरओ, साउथ एशिया और सस्टेनेबल प्लास्टिक्स। पांचों टॉपिक है और देखो ये पांचों टॉपिक ज्यादातर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन इसमें जो मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देती हूँ, फिगर्स वगैरह बताती हूँ, वो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है ना। स्टेटमेंट वाइज आजकल प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब हमारे प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी है। समझ गए सभी लोग? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे का स्टार्ट करते हैं, इसके आगे का समझते हैं। तो सबसे पहला है इंडिया का पेटेंट रेवोल्यूशन। अब आईपीआर जो होते हैं, आईपीआर का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। ये वो अधिकार होते हैं अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने खुद के दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी चीज को बनाया है, क्रिएट किया है, उसे कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई मेडिसिन बनाई है, ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली पहले ही जो है कोविड की वैक्सीन बनाई गई थी, तो ये तो क्या था? ये तो उन्हीं के लिए था ना, जो जिन्होंने सिर्फ उसको, जिन्होंने उसको बनाया है, ये उनके लिए बन गया था। ठीक है, उनका अधिकार हो गया था, उसे कहते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर हुआ? तो इंडियन पेटेंट ऑफिस जो है, अभी यहाँ पर 1 लाख पेटेंट्स उन्होंने करे हैं एक ईयर में। जो यहाँ जहाँ ये पेटेंट करके देते हैं ना, उन्होंने 1 लाख पेटेंट करे हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है, एक ही साल में 1 लाख पेटेंट्स को यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग अलग फील्ड्स में है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी लोगों को कुछ नया नया बनाया है, मैकेनिकल में बनाया है, केमिकल साइंस में बनाया है। ठीक है, तो हर एक फील्ड में उन्होंने अलग अलग यहाँ पर इसको बनाया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज है। अब आप समझ गए बात को, मेरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बायोटेक में भी यही चीज हो रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्होंने बताया है कि 1 लाख इस सेक्टर में मिले हैं। तो पेटेंट में ना अभी इन्होंने कई बार, आप जैसे पेटेंट का जब सबमिट कराना होता है, तो जो एप्लीकेशन का टाइम पीरियड है वो 48 महीने से 31 महीने करा दिया है। और एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ कर दिया है। डिटेल्स आपको मिलेंगी यहाँ पर, पेपर वर्क को इजी कर दे, इसीलिए तो पेटेंट ज्यादा मिल पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इन कामों को आसानी दे दी गई है, ईज में लेके आए हैं। अब किसी भी काम को अगर आप ईज में लेके आओगे तो उसमें फायदा मिल जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं ना सभी लोग? मेरी कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, बाकी देखो यार, जिम्मेदारी हमारी है आपको पूरा कराना, आपको पूरा समझ में भी आएगा, सब कुछ होगा, बस आप लोगों को रेगुलरिटी रखनी है और पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है। आराम से, मुझे पता है आप लोग कर लोगे इसमें। ये सब बातें ना जो है, मतलब सभी लोग बहुत अच्छे खासे समझदार हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह देना, इन्वेंटर्स के बारे में देखना, ये सब इन्होंने यहाँ पर किया है। और फीस की जो रिन्यू होती है, जैसे क्या होता है ना, पेटेंट आपका 10 सालों के लिए करा दिया, अब 10 साल के बाद आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा, तो रिन्यू की फीस जो होती है ना, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कराते हो, ठीक है, तो ये सब कर दिया है।
और पेटेंट के जो वर्किंग स्टेटमेंट्स होती है जिसके लिए बार बार प्रोड्यूस होना होता है उसको यहाँ पर तो जो है 3 सालों में एक बार जाना होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम आसान कर दिया। जब काम आसान हो गया ना इसलिए लोगों को पेटेंट की जो संख्या है ना वो बढ़ती गई है। कंट्रोलर ने भी आसान कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली सब कुछ इजी कर दिया है, इसलिए आप देख रहे हो कि ये जो संख्या है ना वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पूरे में। ऐसे ही आपका, अब मैं समझाऊं कि आईपीआर क्या होते हैं। देखो भाई, सरकार आपको राइट दे देती है कि भैया आपकी चीज है, आपकी कोई भी इन्वेंशन है, आपने कोई भी यहाँ पर आविष्कार किया है, वो आपका खुद का है। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको कैसे बेचना है, उसको क्या करना है, हर चीज आप डिसाइड करें हैं। और उसका टेरिटोरियल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, पूरा आपको सुरक्षा मिलेगी उस पूरे की। और इसके लिए पूरा एक एक्ट चलता है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड के जो सबसे बड़े इंटरनेशनल डिजाइन है उसके साथ मिल करके चलती है ये चीज। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे बनाया गया है। पेटेंट को फाइल करने के लिए आपको पहले उस पूरे प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट, प्रोसेस, मेथड सब कुछ बताना पड़ता है। पेटेंट का ऑफिस जाना पड़ता है, वो 4 अलग अलग जगह पे, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में ब्रांचेस बनी हुई हैं अलग अलग, वहां पे जाके आपको पेटेंट करवाना पड़ता है। 20 साल की वैलिडिटी दी जाती है इसके अंदर। तो इंडिया इस पूरे को तैयार करता है। पूरे वर्ल्ड में भी अगर कोई कुछ पेटेंट के ऊपर चीजें हैं तो बिल्कुल बर्न कन्वेंशन, बुडापेस्ट, पेरिस और पेटेंट कोऑपरेशन, ये कुछ है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा पेटेंट में ही आपका आता है कॉपीराइट। ठीक है, पेटेंट और कॉपीराइट यही चीज होती है। पेटेंट होता है आपने कुछ अपने दिमाग से क्रिएट करा है, और कॉपीराइट होता है आपका कुछ भी रिटन या फिर प्रिंटेड मटेरियल पे आपका कॉपीराइट होता है। जैसे कि नोट्स होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पे आपने देखा होगा कॉपीराइट लिखा होगा, पेटेंट लिखा हुआ नहीं होता वहां पर। क्यों? क्योंकि वो पेटेंट जो होता है ना वो किसी प्रोडक्ट के इन्वेंशन पे होता है, जबकि कॉपीराइट जो होता है वो किसी भी फॉर्म में प्रिंटेड भी हो सकता है, मतलब कुछ स्क्रिप्ट हो गई, ऐसी चीजें। और बाकी जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, इसमें जीआई टैग्स भी आते हैं, भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है पहले भी। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसके बाद इंडियन सिनेमा के ऊपर। अब कैसे इसके ऊपर पढ़ेंगे? अभी भाई इंडियन सिनेमा आपको पता है कि कितना ज्यादा फेमस है, नॉट ओनली इन इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इंडियन सिनेमा ने 3,000 से ज्यादा फिल्म एनुअली प्रोड्यूस करी है 40 लैंग्वेजेस में। तो बहुत बड़ा एक वैश्विक उद्योग है ये, अलग अलग कल्चर को दिखाता है ना। और अभी काफी सारे चेंजेस भी आए हैं, नए नए एक्ट्स आए हैं, जैसे कि सिनेमाटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स करके आया है। तो काफी सारी सर्टिफिकेशन चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं, क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटल एरा है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रोसेसिंग टाइम को कम करते हुए ताकि काम जल्दी हो सके, स्विफ्ट तरीके से, सॉफ्टली तरीके से हो सके, उसके लिए ऑनलाइन चीजें ज्यादा कर दी गई हैं। ठीक है, तो वो जो एक एक्ट आया है वो भी यही कहता है। ये आपको सिर्फ एक मेंस के लिए पढ़ के जाना है, इसमें से प्रीलिम्स में कुछ नहीं बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, एज की सर्टिफिकेशन यहाँ पर जो है वो बढ़ा दी है, यूए 7+ कर दिया है, यूए 13+ कर दिया है ना। ये एज इसके क्राइटेरिया जो होते हैं 16+ तो होता ही होता है। और वुमेन की जो वो होती है ना, एक वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, वो भी काफी बढ़ा दिया है। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने यहाँ पर फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया। बोर्ड जो पूरा ये पूरा काम देखता है, मैं ये नहीं कह रही मूवीज में, फिल्मों में ये फीमेल बढ़ गई, नहीं नहीं, बोर्ड की बात करी। बोर्ड में 1/3 वुमेन हो गई है, हाफ से ज्यादा वुमेन यहाँ पे हो गई हैं, तो उससे क्या है, जेंडर डाइवर्सिटी प्रमोट हो गई है, स्क्रीनिंग सिस्टम सही हो गया है। तो काफी सारी चीजें ऐसी सही हो गई हैं। देखो कुछ कुछ चीजें चेंजेस करोगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट आएगा, या तो खराब रिजल्ट आएगा या तो बेटर आएगा। अगर आप बेटर काम के लिए रिजल्ट ले रहे हो तो बेटर रिजल्ट ही आने वाला है आपको। समझ रहे हो बात को? तो ये है इस तरीके से। ठीक है भाई, तो छोटा सा आर्टिकल था, ज्यादा कुछ नहीं था, मुझे बस यही बताना था कि जो एक डेटा आया था, 3,000 से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस हुई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटा सा एक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें पढ़ने को, टेंशन मत लेना इसमें, इस आर्टिकल की। ऐसे ही आपका आरो कॉन कॉन्कर्डम कहते हैं इसको, मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम। जैसे आपको पता है कि पानी किस तरीके का खारा होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या होता है कि आरओ जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, प्योर करने के लिए उसको। पर पता है आरओ बिल्कुल ठीक है, वो हमारे पानी को प्योर कर देता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से। लेकिन यार ऐसा कहने को है कि भाई ये क्या सही है, ये हमारी हेल्थ के लिए कितना सही है, इसके ऊपर अभी भी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। आरओ का बहुत बूम आया था, है ना, आरओ को बहुत से लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी बातों को करके बोला है, बूम इसका बहुत रहा है
है ना, इसका खूब बूम रहा है। आरओ की पॉपुलैरिटी 37% सेल रहती थी इसके अंदर, ठीक है। क्लीन वाटर बोला जाता था, तभी तो इतनी ऐड आती हैं कि ये पियो ऐसे पियो। उसकी मार्केट बहुत बढ़ गई है और आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी ही, और ज्यादा कम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसकी हेल्थ के ऊपर बात आती है। मानते हैं हम ये प्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये ऐसा बोला जाता है कि भाई आरओ जो है ना, चाहे वो प्योरिटी प्रोवाइड करे, पर फिर भी ये हमारे बहुत सारे मिनरल्स जो हमारे टोटल डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम जैसी चीजों को भी रिमूव कर देता है, इसलिए हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो जाएगी हमारी बॉडी में अगर हम इतना ज्यादा आरओ को यूज करेंगे। तो ऐसा ये एक स्टेटमेंट आई, समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट आई है इसके ऊपर कि भाई ये हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनको भी ये प्योर करके निकाल देता है बाहर। तो काफी सारे लोगों ने इस पे अलग अलग बोला है। एनजीटी जो होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एनवायरनमेंट पे काम करती है, 2010 में बनी थी। इन्होंने बोला है कि आरओ का वाटर जो है वो आप उसमें यूज करो, लेकिन उसका टीडीएस जो है 500 मिलीग्राम तक पर लीटर से कम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया एनजीटी के ऑर्डर पे, जिससे और ज्यादा बातें बढ़ गई। बीआईएस जो होता है, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियंस, उन्होंने भी यहाँ पर टीडीएस की लिमिट्स यहाँ पे तय कर दी। तो इस तरीके से चीजें जो है वो काफी सारी डिबेट्स में है, लेकिन अभी भी इसके पजल को सॉल्व नहीं किया। साइंटिफिकली कुछ नहीं बोला जा रहा। साइंटिफिकली में बोला जा रहा है कि वाटर हमारे लिए, ह्यूमंस ने बोला कि भाई भाई हम वाटर से ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेंगे, कैल्शियम या मैग्नीशियम। लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना है कि भाई वो ग्रेन्स और वेजिटेबल से लो। तो इसमें टीडीएस कम हो जाता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं ना वो कम हो जाता है इसमें। तो वो है, ठीक है। और हर जगह पे रीजन के वाइज डिपेंड करती है वहां पे किस तरीके के यूवी फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे और क्या रहेगी उसमें, कैंडल कौन सी रहेगी, आर्सेनिक फ्लोराइड वगैरह उसमें कितना अमाउंट में रहेगा। डिपेंड करता है कि हर एक एरिया में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, उस हिसाब से वहां का पानी रहता है। आरओ जो है वो इनको रिमूव करने में हेल्प करता है, आर्सेनिक और फ्लोराइड, लेकिन साथ साथ वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी रिमूव कर देता है। तो वो ये प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना सबको कि क्या चल रहा है। लेकिन अब इसके लिए वही है कि अगर हम इसको सुधारना चाहें तो कैसे करेंगे। हम जो स्टोरेज की चीजें हैं, अब और इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। अगर हम अभी एक आरओ का यूज कर रहे हैं, तो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए थे जिसमें ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी फ्लश आउट ना हो जाए, वो भी ना डिजोल्व हो जाए। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो ह्यूमंस में। तो ये भी चीजें करनी पड़ सकती है। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिबेट्स बहुत सारी है, पर इसमें अभी भी एक भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पर, वाटर को कंट्रोल करना, ये वाटर के पॉइंट्स हैं कि हम वाटर को किस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फ्लड को मैनेज करके, रिजर्वॉयर्स का सही यूज करके, रिवर को मैनेज करके, कहने की बात है, बहुत 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 दूर की कौड़ी है भाई, अभी तो करना है इसको, है ना। और एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में क्रॉप का रेगुलेट करके, ग्राउंड वाटर को सही से इस्तेमाल करके, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज के टाइम पे, जैसे कि मिशन अमृत सरोवर, जल जीवन, काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो हमारे चल रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ वाटर को कंजर्व करने के लिए, लेकिन डायरेक्टली हम टैप वाटर को तो इस्तेमाल हम नहीं पीते हैं ना, हम डायरेक्टली नहीं पीते, हम उसको प्योर करके आरओ की हेल्प से ही पीते हैं। आई थिंक आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। इस प्रोग्राम का भी आप नाम देख सकते हैं, नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये भी हमारे ग्राउंड वाटर को प्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सब हम लोग ग्राउंड वाटर को क्लीन करने के लिए चीजें कर रहे हैं। तो चीजें तो काफी सारी सरकार भी यहाँ पर कर रही है। आरओ को मतलब एक तरीके से ये नहीं कह रहे कि आरओ एक गलत चॉइस है, पर लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इन्फॉर्म होने चाहिए, ताकि अपने हिसाब से लोग इन्फॉर्म चॉइस बना सके। या फिर अब आगे आरओ की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो। भाई मेरे हिसाब से तो ये फिफ्थ वाला सॉल्यूशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, नई टेक्नोलॉजी आए जिसमें टीडीएस को कंट्रोल करके मिनरल इन्फ्यूजन वहां पे ऐड किए जाए, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, डेटा शेयरिंग रखी जाए, ठीक है। तो असेंशियल मिनरल्स के लेवल वगैरह जो भी होंगे उसमें टीडीएस को कंट्रोल करना, ये सब चीजें देखी जाए, ताकि उसमें जो हम डिबेट कर रहे हैं ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फ्लश आउट होने की, डिजोल्व होने की, वो सब हम लोग डिबेट्स को यहाँ पर स्टॉप कर सके। ये स्टेप्स लेने जरूरी है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स है बेसिकली। चलिए, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हमारा अगला है साउथ एशिया की रिवर्स को देखना। इंडिया साउथ एशिया का ही पार्ट है, और इंडिया की लाइफलाइन गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र कही जाती है। नॉट ओनली इंडिया, पूरे साउथ एशिया में ये रिवर्स फ्लो करती हैं, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। तो इन्हीं को मैनेज करना जरूरी है या नहीं।
देखो भाई, आपकी अगर कोई बहुत बड़ी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन मतलब जिसकी वजह से हमारा संसार चल पाता है, क्या आप उसको प्रिजर्व करके रखना नहीं चाहोगे? बिल्कुल चाहोगे। आप चाहोगे कि उसको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व किया जाए, है ना? तो वो चीज है इसमें, तो प्रिजर्वेशन जो है वो बढ़नी चाहिए इसमें। अब उसी के ऊपर यहाँ पर जो है वो बात चल रही है कि हम लोग क्या करते हैं इसके लिए। हम लोग करते हैं एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन, मतलब इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, जिसमें हर एक रिवर जहां से शुरू हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है, पूरा एंड से, फर्स्ट से लेके एंड तक, हर एक चीज में क्या करेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड प्रॉपर हर एक चीज में कोलैबोरेशन रखा जाएगा और एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनाई जाएगी, पूरा बेसिन को देखते हुए वहां पे कितना रिवर है, कितना किस प्रकार से है, एक एक चीज को कंट्रोल किया जाए, सिर्फ हर एक पॉइंट को यहाँ पर मैनेज किया जाए, ये इसमें बोला गया है। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो इस तरीके से इन्होंने बोला है, जो कि अपने आप में ठीक है पॉइंट, मैं इसमें कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगी कि ये सही चीज है। ठीक है, मैं आपके सामने एनालिसिस जरूर लेके आ रही हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो गया कुछ भी, इसमें बिल्कुल ये पॉइंट्स हैं, ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इंडस रिवर की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फ्लो करती है। इंडस रिवर कहाँ से निकल के आती है? इंडस रिवर निकल के आती है रीजन से। कौन से रीजन से निकल के आती है इंडस रिवर? इंडस रिवर चाइना से निकल के इंडिया आती है, इंडिया से निकल के पाकिस्तान जाती है। ठीक है, तो वहां पर अभी भी जो है मिलियंस लोग जो है उस पर सरवाइव करते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी निकालना, फूड, एग्रीकल्चर उस पर डिपेंड करता है, तो उसको सही तरीके से अगर आप हार्नेस करोगे, हार्नेस का मतलब है प्रॉपर तरीके से अगर आप उसको देखते हो, सिर्फ तभी उसका फायदा, वरना कोई भी फायदा उसका नहीं होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? द बात समझनी है बस आपको तो इसमें। ऐसी गंगा, आप जानते हैं गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकल के यूपी, यूपी से होते हुए बिहार, बिहार से होते हुए छोटा सा हिस्सा झारखंड, झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश, जहाँ पे उसको पद्मा नाम से जाना जाता है, वहां तक जाती है। 600 मिलियन इंडियंस, नेपालीज, नेपालीज क्योंकि नेपालीज वहां की उसकी इंपॉर्टेंट क्या बन जाती है, ट्रिब्यूटरीज आती हैं वहां से। बांग्लादेश, सब गंगा पे रिलाई करते हैं, बहुत सारे अग्रीमेंट साइन किए गए हैं, लेकिन वही अभी भी हमारा क्या है, किस तरीके से अगर डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, बहुत सारी चीजें जो है उसका अभी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में नहीं आई है। अभी भी किया तो गया, पर बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरीके से है ये, आप पढ़ सकते हो इसमें। ये सब छोटे छोटे से फैक्ट्स है, आप इसको रीड कर सकते हो, ये सब चीजें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का भी सेम ही है ऐसा, 114 मिलियन पीपल डिपेंड करते हैं ब्रह्मपुत्र पे। चाइना और इंडिया ने अग्रीमेंट भी किया है, ठीक है, ताकि हम लोग उसमें वाटर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सके। तो यही है हमारी रिवर्स का सारा। लेकिन ऐसा नहीं कि रिवर्स पे हमने आज तक कुछ नहीं किया, बिल्कुल किया है। रिसर्चर्स ने, पॉलिसी मेकर्स ने बहुत सारी चीजें करी हैं, कॉपरेशन बढ़ाने की कोशिश करी है, जैसे कि एक स्टेप हो गया। यहाँ देखो सब लोग, ये वाला स्टेप देखेंगे, एक मिनट रुकेंगे। इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट करके, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये बेसिन मैनेजमेंट होता है ना, बेसिन मतलब पूरा आसपास का इलाका, जितना भी रिवर के आसपास का इलाका है, सारा बेसिन कहलाता है, सब पे मैनेज करना। हाँ भाई, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, मतलब कि रिवर्स को जोड़ दो आपस में। ठीक है, जैसे अभी स्टार्ट किया गया था केन और बेटवा को जोड़ने का, दोनों में से जिसके पास भी ज्यादा पानी है वो दूसरे वाले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि जहाँ पे ड्रॉट होगा वो भी समस्या सुलझ जाएगी, जहाँ पे फ्लड होगा वो भी सुलझ जाएगा, है ना। जिसका ज्यादा पानी है वो दूसरे में अगर ट्रांसफर कर दोगे तो फ्लड की समस्या भी सुधर जाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। एक्वीफायर का मैपिंग करना, कृषि सिंचाई योजना यहाँ पे लाई गई थी, ताकि जितना भी पानी है वो अच्छे से इरिगेशन में इस्तेमाल किया जा सके। बहुत नए नए सिस्टम्स आए थे, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम कहते हैं उसको, स्प्रिंकलिंग वाटर करके था, काफी सारे सिस्टम्स इसमें लाए गए थे। अमृत सरोवर लाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि हर एक जिले में 75 से ज्यादा वाटर बॉडीज को कंजर्व किया जाएगा। और जल जीवन मिशन में बोला गया था कि हर एक व्यक्ति को 2400 घंटे टैप वाटर मिलेगा। और ऐसी स्टेट पहले कौन सी बस बनी है? वो है गोवा, जहाँ पे 2400 घंटे जो है पानी की सुविधा है। वैसे तो गोवा में 2400 घंटे किसी और चीज की भी सुविधा है, खैर हम उस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये था रिवर्स के ऊपर। आपको पता है ये 3 रिवर्स के बारे में, आप जानते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इन रिवर्स के बारे में।
ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा इंडियाज क्वेस्ट फॉर सस्टेनेबल प्लास्टिक्स। क्वेस्ट मतलब एक तरीके से वो चीज जानना, खोजना। देखो भाई, हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया था, लोग जो है, लोग क्या, इंडस्ट्रीज भी, सब लोग मिल करके बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लास्टिक्स को बाहर फेंक देते हैं। और वो बाहर फेंकते फेंकते किस में मिल जाता है? सॉइल के अंदर। या तो सॉइल में मिल जाएगा, बायोडिग्रेडेबल होगा तो सही रहेगा, नहीं होगा तो वो सॉइल में मिलते जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो वाटर में मिल जाता है। और वाटर में उसके चले जाते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन लेके आते हैं। तो इन सब की वजह से इंडिया जो है वो बहुत इसका बड़ा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश में है कि किस तरीके से प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। तो पहली बात तो यहाँ पर यही बोला गया है कि बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स वो होते हैं जो कि अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो सॉइल में मिलके अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन भैया इसका सॉल्यूशन, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अभी आया नहीं है, क्योंकि इन सब का एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और ये माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज करते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स वो होते हैं जो पानी में नहीं मिल पाते, बहुत छोटे छोटे से प्लास्टिक्स होते हैं जो पानी में मिल ही नहीं पाते, और वही है, उन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। पॉल्यूशन का मतलब सिर्फ पॉल्यूशन जो है वो सिर्फ हवा वाला नहीं होता। पॉल्यूशन किसी भी चीज की गंदगी हो सकती है, चाहे वो पानी में गंदगी हो, चाहे वो हवा में गंदगी हो। ठीक है। पानी में गंदगी भी किस में आता है? माइक्रो प्लास्टिक पे। तो एनवायरमेंटल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलती है, और इसको रेगुलेट करने के लिए भी हमारे पास स्टेप लेने के लिए काफी चीजें लाई गई हैं। जैसे अभी प्लास्टिक वेस्ट के लिए बोला गया था। ठीक है भाई, हमें ये बोला है कि हम ऐसे प्लास्टिक्स का निर्माण करेंगे जो माइक्रो प्लास्टिक रिलीज ही ना करे, और अपने आप ही सॉइल और लैंडफिल में जो है वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाए, अपने आप ही वो जाके क्या हो जाए? डिग्रेडेशन में चला जाए। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज जो है वो बोली। ठीक है। ये आप देख सकते हो, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सर्टिफिकेशन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। बोला गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उसको बैन कर दिया जाएगा, ताकि बायोडिग्रेडेबिलिटी ज्यादा रहे, सर्टिफिकेशन मिले। बहुत सारे स्टेप्स हैं, देखो पढ़ने लगोगे जो मैं बता रही हूँ, बहुत सी चीजें हैं, पर वही है कि सारा कुछ अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। चलो भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी लोगों को? चलो भाई, बढ़ते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। गगनयान मिशन, इसरो तो भाई बहुत सारी चीजों के लिए न्यूज है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है भारत का इसरो। गगनयान करना, निस्सार सैटेलाइट लेके आ रहे हैं, नासा और इसरो को मिला करके लेके आ रही है। शुक्रयान मिशन लॉन्च हो रहा है, चंद्रयान ऑलरेडी हो चुका है। तो काम तो देखो बढ़िया कर रही है ना भाई सभी लोग? तो गगनयान मिशन जो है, मतलब काम तो बढ़िया चल ही रहा है। अब इसमें से हम मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आई वो गगनयान के लिए, क्योंकि गगनयान अभी न्यूज में है। चंद्रयान तो हो गया, तो हमने वहां पढ़ा था उस समय। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर गगनयान मिशन के बारे में बता रही हूँ। अब गगनयान मिशन जो है वो 10,000 करोड़ का मिशन है। मतलब महंगा है बहुत ज्यादा। ठीक है। इसमें होगा क्या? ये एक मैन्ड मिशन है। मैन्ड मतलब यहाँ पे व्यक्ति जाएंगे। ठीक है। इसमें क्रू मेंबर, 3 क्रू मेंबर 5 से 7 दिन के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है। तो गगनयान मिशन जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसरो की एक काफी इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, क्योंकि अभी जो ये एस्ट्रोनॉट जाने वाले, आई थिंक 4 जाने वाले, 3 नहीं 4 जाने वाले। ठीक है। एक तो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत, एक है ग्रुप कैप्टन अजीत, एक है ग्रुप कैप्टन अंगद, एक है विंग कमांडर शुभांशु। 4 एस्ट्रोनॉट्स वहां पे जाने वाले हैं, पहला इंडिया का मिशन जिसमें क्रू जाने वाला है। ठीक है। यहाँ पर इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग पता है किसने दी थी? इन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रशिया ने मिलके प्रोवाइड कराई थी। रशिया का एक सेंटर है, यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, उन्होंने इसको यहाँ पर करवाया था। तो गगनयान मिशन इसरो की स्पेस फ्लाइट रहेगी। करीब 1,000 करोड़ रुपए का ये पूरा रहा है मिशन। और इस पूरे मिशन में लॉन्च व्हीकल भी रहेगा, LMV-3 करके। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग हुई है, इंडियन आर्म फोर्सेस भी साथ में पूरी आई थी, मिलकर के किया था। ठीक है। तो यहाँ पर पूरा क्रू मॉड्यूल भी रहेगा। क्रू ऑफ 3 ह्यूमंस 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में 5 से 7 दिनों के लिए वहां रहेंगे और फिर वापस आए। ठीक है। उनको अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर दिया जाएगा उसके अंदर। ठीक है भाई। तो ये बहुत बड़ा जोखिम का काम रहता है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पर गगनयान मिशन जो है वो
एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है, 3 ह्यूमंस जाएंगे 400 किलोमीटर ऑर्बिट के लिए 3 दिन में। अब ये फाइनल 3 दिन डिसाइड हुआ है। और इसमें एक इंजन इस्तेमाल किया गया, कायरोजेनिक इंजन CE-20, जो कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने बनाया है। और यहाँ पर LOX और LH2 प्रोपेलेंट्स का उसमें इस्तेमाल किया गया है। काफी सारे टेस्ट किए गए हैं, क्रू को अबॉर्ड भी किया गया था, मिशन को लिक्विड रॉकेट इस्तेमाल किया गया है। और साथ में इसमें जो भी वहां के और पैरामीटर्स हैं उसमें असिस्ट करने के लिए एक रोबोट भी साथ में जा रहा है, नाम है व्योमित्र रोबोट। क्या है, क्या नाम है? व्योमित्र रोबोट, वो भी वहां पे भेजा जा रहा है। समझ गए बात को? तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको आप लोग अच्छे से लिख लो अपने नोट्स में। ठीक है, गगनयान के सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन भी स्पेस के ऊपर है, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी FDI के ऊपर, स्पेस के ऊपर ही है। FDI पॉलिसी स्पेस सेक्टर में, तो ये जो मैं बताऊंगी वो आपको मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, तो स्पेस सेक्टर में जो है FDI को बहुत आसान कर दिया है सरकार ने, इसको रिव्यू किया गया था और आसानी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो अब ये क्या है उसको अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज की गई है। तो देखो भाई, यूनियन कैबिनेट ने ये बोला है कि जो हमारा स्पेस इंडस्ट्री है पूरी, उसमें हम लोग 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आ सकते हैं, 100%। ताकि मतलब उसमें क्या होगा, फॉरेन की कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, बाहर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 100% कर दे कि भाई ऐसा नहीं कि इतना ये रहेगा वो रहेगा, बस अब आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लिबरल कर दिया, सबको आसान कर दिया। ठीक है, ऑटोमेटिक करो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये बेसिक बात थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पढ़ो आप, लिबरल कैसे करा है भाई, 74% जो है ये ऑटोमेटिक रूट सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, उसके बाद 49% लॉन्च व्हीकल के सिस्टम से जुड़ा हुआ, ये सब कर दिया गया, बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, मतलब कि 49% के बाद से गवर्नमेंट का रूल अप्लाई, और इसमें 74% के बाद से गवर्नमेंट का रूल अप्लाई होगा, वरना उससे पहले नहीं। ठीक है, तो इसरो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज में से है, मतलब 6वें नंबर पे आती है भारत की। और ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में हमारा 2 से 3% ही कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा नहीं है। हमें पता है ज्यादा नहीं है, पर धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यूनियन कैबिनेट ने 100% FDI ले आए हैं कि भाई आप स्पेस में जो है इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर के FDI में इन्वेस्ट करो। 74% यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट में, 49% लॉन्च व्हीकल में। इसके बाद गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, मतलब 74% में नहीं चाहिए, 74% के बाद जो जो भी यहाँ पर वो होगी ना इन्वेस्टमेंट, उसमें गवर्नमेंट का जो है वो अप्रूवल चाहिए होगा, वैसे नहीं चाहिए होगा। ठीक है, अभी इसरो ने हमारा आदित्य L1, चंद्रयान 3, मंगलयान, बहुत से मिशन यहाँ पर परफॉर्म करे हैं, नाविक भुवन करके लेके आए, तो इसरो ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है अभी तक से। ठीक है, इसरो ने यहाँ पर बहुत सारे कोलैबोरेशन करके हमारा काफी कुछ किया। अब ये FDI भी आ रहा है। FDI मतलब ये होता है भाई, सीधी सी बात है, इंडिया का पर्सन नहीं है वो, बाहर का पर्सन, और बाहर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करता है। वो इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर सकता है, कोई शेयर खरीद सकता है, कुछ भी हो सकता है। RBI के हिसाब से यूएसए के पास सबसे ज्यादा, यूएसए का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो FDI में रहा है। ठीक है, उसके बाद मॉरिशियस, UK और सिंगापुर का रहा है। ठीक है, या तो एक तो तरीका होता है FDI करने का ऑटोमेटिक रूट से। ठीक है, जिसमें जो है किसी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, सीधा आओ और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक होता है गवर्नमेंट के अप्रूवल से चाहिए होता है, किसी मिनिस्ट्री वगैरह से। ठीक है, लेकिन आप सब सेक्टर्स में भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आप हर एक सेक्टर में FDI को अलाउ कर रहे हो कि कोई भी कंपनी आके कर सकती है, नहीं। गैम्बलिंग में जो जुआ होता है उसमें नहीं कर सकते, चिट फंड्स होते हैं उसमें नहीं कर सकते, रियल एस्टेट के बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, निधि कंपनी, लॉटरी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में नहीं कर सकते, ऑनलाइन लॉटरीज में। लेकिन स्पेस में आप कर सकते हैं। तो अगर स्पेस में ये चीज कर दी गई तो हमारा स्पेस सेक्टर और बढ़ेगा, प्राइवेटाइजेशन भी इंक्रीज हो सकती है, पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है। वही आर्टिकल है ये वाला। ठीक है भाई, समझे? तो आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको ये अपना पूरा मुझे वीडियो में बताना है और इसको शेयर करना है। देखो मैं फिर कह रही हूँ, अगर ये चीज शेयर नहीं होगी, कमेंट्स नहीं आएंगे, व्यूज नहीं बढ़ेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा भी सरवाइव करना, फ्री में वीडियोस आपको देना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, हमें भी, हमारी भी मजबूरी, आप समझिए। तो आप सभी लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखो, आपको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मैं डेली यहाँ पे वीडियोस लेके आ रही हूँ, समझ तो आ रहा है आपको, ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको शेयर करो और बच्चों के साथ, और चीजें इसमें करने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि इसमें हम और बच्चों के साथ शेयर करें, इसमें और चीजें बताएं, उनको हेल्प करें। ठीक है, जिससे उन बच्चों को
भी हेल्प मिले इस चीज के, जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर हेल्प मिलनी चाहिए। हमारा टारगेट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रीच करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो आप सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से ये एक काफी बड़ी गुजारिश रहेगी मेरी, तो आप इस वीडियो को भी सपोर्ट करो, हेल्प करो। ठीक है भाई, तो बाकी यहाँ तक कंप्लीट करिए, बाकी आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी के आगे टॉपिक्स को कंप्लीट करते हुए। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और हाँ, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।